अगेन वेलकम टू गैड्रेक्स एजुकेशन। लास्ट लेक्चर पे हमारी आपकी बात हो रही थी आव्यूह की, और आव्यूह पे हमने आव्यूह के प्रकार देख लिए थे। आयताकार आव्यूह क्या होता है, हमने सदिश आव्यूह देख लिया था, रिक्त आव्यूह देख लिया था। ये सारी चीजें हम पिछली बार देख चुके। आज आव्यूहों के प्रकार में ही अगला सेगमेंट है, और यहाँ पे हम देखेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह यानी जिसमें रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर होते हैं। यानी आज हम बात करेंगे वर्ग आव्यूह की। वर्ग आव्यूह बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग आव्यूह क्योंकि ज्यादातर जो सवाल आते हैं, अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं वो वर्ग आव्यूह पे बनते हैं। ठीक है ना। तो अधिकतर जो सवाल बनते हैं वो किस पे बनते हैं? वर्ग आव्यूह पे। जब हम वर्ग आव्यूह की बात करते हैं तो पहले बात तो वर्ग आव्यूह होता क्या है? वर्ग आव्यूह यानी जिसमें m बराबर n यानी कि कोटि होती है, उसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी, ये देखिए, ये 3x3 यानी पंक्ति तथा स्तंभ आपस में बराबर है। तो ऐसे सारे के सारे आव्यूह आपके वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। अगर आप ग्रेडेक्स एजुकेशन के सारे वीडियोस लिंकअप करके देखते हैं तो डेफिनेटली हर एक चैप्टर का लगभग सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, आपको जिससे समझने में यानी उस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी रहती है ना। तो जब आप इसके पहले देखेंगे तो मैंने इसके पहले आयताकार आव्यूह बताया था। ठीक, आयताकार आव्यूह यानी जिसमें पंक्ति और स्तंभ, और उसमें भी दो बताया था मैंने, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्व, यानी किसी में पंक्ति ज्यादा है स्तंभ से, किसी में स्तंभ ज्यादा है पंक्ति से, है ना। तो ये सारी चीजें पिछली बार बात हुई थी। आज इस वर्ग आव्यूह की बात हो रही है। वर्ग आव्यूह में हमने सबसे पहला बात ये बताया कि आपका जो है पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या ये आपस में बराबर रहती है। इसी वर्ग आव्यूह में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब इसी का कैटेगराइजेशन लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर आगे बात होती है। एक आती है बात विकर्ण आव्यूह की। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह क्या है? इसका जो मुख्य विकर्ण है उसमें अगर संख्याएं हो और बाकी हर जगह आपका रिक्त हो यानी शून्य हो, तो ऐसे सारे आव्यूह आपके विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है ना। ऐसे सारे आव्यूह आपके क्या कहलाते हैं? विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि Aij नॉट इक्वल टू 0 यदि I बराबर j। ठीक, या आप इसको उल्टा रिवर्स बोल सकते हैं कि Aij बराबर 0 होगा यदि I नॉट इक्वल टू j। यानी अब एक एक ऐसे पढ़ते हैं A11 A12 A13। 1 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 2 का मतलब क्या हुआ? सेकंड रो सेकंड कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 3 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो अगर एक भी यहाँ पे अवयव ऐसा है जो कि शून्य ना हो, बाकी सारे लोग शून्य हो जाए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक भी अवयव अगर मुख्य विकर्ण का शून्य नहीं है और बाकी सारे अवयव शून्य हो भी जाए दोस्तों, तो भी ये विकर्ण आव्यूह होता है। तो भी ये क्या होता है? विकर्ण आव्यूह होता है। यानी मुख्य विकर्ण का कम से कम एक अवयव जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य नहीं है तो वहां पे हम इसको विकर्ण आव्यूह कह देते हैं। विकर्ण आव्यूह में ही थोड़ा सा कैटेगराइजेशन होता है, और वहां पे एक और आव्यूह आता है जिसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, सदिश आव्यूह मैंने बताया था 1 क्रॉस एरिया
m×1 का, यानी जिसमें एक पंक्ति या एक स्तंभ हो, वो आपका सदिश आव्यूह है। यहाँ अदिश आव्यूह की बात करेंगे। अगर विकर्ण आव्यूह के सारे अवयव सेम हो जाएं, अगर विकर्ण आव्यूह के सारे अवयव सेम हो जाएं, तो आप समझ जाइए ऐसा आव्यूह आपका विकर्ण आव्यूह है। यदि A11, A22, A33 AN, अगर ये सब आपके बराबर हो जाए, बाकी जितने अवयव हैं वो शून्य रहें, यदि I ≠ 0, यानी अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा आव्यूह आपका अदिश आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह आपका क्या कहलाता है? अदिश आव्यूह कहलाता है। तो मैंने आपको आयताकार आव्यूह बता दिया, मैंने आपको जो है मतलब रेखीय आव्यूह, जिसको आप सदिश आव्यूह कह सकते हो, वो बता दिया, रिक्त आव्यूह बता दिया, वर्ग आव्यूह बता दिया, विकर्ण आव्यूह बता दिया, अदिश आव्यूह बता दिया। एक लास्ट बचा है, उसको देख लीजिए और उसके बाद हम आव्यूहों की गणना पे बात करेंगे। एक अंतिम आव्यूह बचा हुआ है, वो और देख लीजिए और उसके बाद हम आव्यूह की गणना करते हैं और उसके ऊपर सवाल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, आई थिंक सो। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे तो यहाँ तक जरूर से जरूर आप नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, वन थिंग मोर, कई बार क्या होता है, बाई मिस्टेक कुछ अगर गलत निकल जाए तो डोंट वरी, यहाँ अगर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी फ्लो में होता है कि कुछ गलत निकल सकता है, भाई वो सबके साथ होता है ना, ऐसा थोड़ी एक मेरे साथ होता है। ठीक है, सेंस कुछ और करते हैं, बोल कुछ और देते हैं, हालांकि कोशिश हम करते हैं कि आपको जो है आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ और इसके बाद बात करता हूँ। इसी में यानी विकर्ण आव्यूह के बाद अदिश आव्यूह के बाद एक लास्ट आव्यूह है, इसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह। बहुत इंपॉर्टेंट है तत्समक आव्यूह। देखिए जरा सा, तत्समक आव्यूह, तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। ठीक है ना? आइडेंटिटी क्या है? इसको आई से दिखाया जाता है, आई से। और कैसे दिखाया जाता है? अगर किसी आव्यूह का मुख्य विकर्ण 1 1 1 होना चालू हो जाए, अगर किसी आव्यूह का मुख्य विकर्ण 1 1 1 होना चालू हो जाए तो ऐसा आव्यूह आपका तत्समक आव्यूह कहलाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि Aij ये 1 होता है यदि I बराबर j हो, Aij ये 0 होता है यदि I का मान j के बराबर नहीं हो, I का मान j के बराबर नहीं हो। ठीक है ना? तो बात समझने की कोशिश करिएगा। तत्समक आव्यूह का अपना प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है, इसलिए इस आव्यूह को जानना तो सबसे कंपलसरी है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? ठीक, तो हमने यहाँ पे तत्समक आव्यूह देख लिया, अदिश आव्यूह देख लिया, ठीक है, सदिश आव्यूह देख लिया, वर्ग आव्यूह देख लिया। ठीक है, अब दो चीजें आती हैं, एक ट्रायंगुलर आव्यूह होता है, त्रिकोणाकार आव्यूह, वो भी देख लेते हैं और इसके बाद हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्या होता है आव्यूह? ट्रायंगुलर आव्यूह, त्रिकोणाकार आव्यूह। ध्यान दीजिए जरा सा, त्रिकोणाकार आव्यूह कहीं कहीं पे इसका नाम त्रिभुज आव्यूह भी है। त्रिभुज आव्यूह क्या कहलाता है? अगर किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण कुछ भी दिया हुआ है और उसके नीचे या ऊपर की संख्या भी दी हो, पर एक तरफ के सारे अवयव शून्य हो, यानी इस एक मुख्य विकर्ण के ऊपर के या तो नीचे के
सारे के सारे अवयव शून्य हो तो ऐसे अवयव आपके त्रिभुज अवयव कहलाते हैं। अब उसमें भी तीक्ष्ण त्रिभुज अवयव कहलाता है, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तीक्ष्ण अवयव हो जाएगा जब मुक्त विकर्ण भी शून्य हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको तीक्ष्ण आप इसको कह सकते हैं तीक्ष्ण त्रिभुज अवयव। तीक्ष्ण त्रिभुज अवयव क्या होता है? यदि किसी मुक्त विकर्ण के आपका ये भी मुख्य विकर्ण भी शून्य हो जाए, ठीक, और इधर संख्या पड़ी हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर कुछ भी पड़ा हो, तो इस तरह का जो अवयव होता है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए, इस तरह का जो अवयव होता है ये तीक्ष्ण त्रिभुज अवयव कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें दो होते हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, यानी ऊपरी त्रिभुजावयव और निचली त्रिभुजावयव। ठीक है ना, ऊपरी त्रिभुजावयव में क्या होता है, ऊपर संख्याएं पाई जाएंगी, जैसे हमने यहाँ लिखा है कि निचली त्रिभुजावयव, निचली त्रिभुज अवयव, निचली त्रिभुज अवयव, नीचे की तरफ की संख्याएं यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जानते रहिए, बहुत यूजफुल नहीं है बट स्टिल हाँ, कहीं पे अगर नया टर्म आपको दिखता है तो आप बोलेंगे ना कि नहीं वो ग्रेडरेक्स में तो ये चीज नहीं बताई हमको। ठीक है, तो मैंने एक बार नाम ले लिया है उसका, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट स्टिल जानने लायक चीज है, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और मतलब इसको जो है प्रयोग भी कर सकते हैं शब्दों के नाम के साथ। ठीक है, तो एक नई चीज है आपके लिए कि त्रिभुज अवयव किसे कहते हैं, तो उसमें यही होता है कि वर्ग अवयव में जो मेन डायगोनल यानी विकर्ण, जो मुख्य विकर्ण है, उसके या तो ऊपर ही तत्व होंगे, एलिमेंट होंगे, या तो नीचे ही तत्व होंगे, अवयव होंगे। ठीक, अगर मान लीजिए विकर्ण के भी शून्य है तो वहां पे एक वर्ड लग जाएगा तीक्ष्णता। बात समझ में आ रही है? वहां पे एक वर्ड लग जाएगा तीक्ष्णता। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ और अवयवों पे आज गणना स्टार्ट करता हूँ। ठीक, जरा सा देखते हैं अवयवों पे गणना कैसे होती है, किस तरीके से अवयवों का जो घटाना, गुणा, भाग, तुलना इत्यादि होती है। इसके बाद हम आएंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट पे, तो जरा सा देखते हैं किस तरीके से गणना की जाती है। सबसे पहला काम किसी भी त्रिभुज, अब आइए इसमें हम जरा सा देखते हैं। ठीक है, हमने ये लिखा, हमने हेडिंग लगवाई यहाँ पे अवयवों का बीजगणित, अवयवों का बीजगणित। ठीक, बीजगणित का मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तुलना इत्यादि। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीजें इस बीजगणित के अंतर्गत पढ़ी जाएंगी। जरा सा देखते हैं, इसमें जो सबसे पहली बीजगणित पढ़नी है वो पढ़ना है तुलना का, तुलना, कंपैरिजन। ठीक, यानी इक्वल, यदि ए बराबर बी हो, यानी दो अवयव बराबर हो, तो सबसे पहली बात उनकी कोटि आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी यहाँ पे नियम लगाया, क्या नियम है? ए की कोटि बी के बराबर होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए, ये नियम है। अगर ये नियम नहीं लगेगा तो तुलना हो ही नहीं सकती। ठीक, यानी हम दो अवयवों की तुलना तभी कर पाएंगे दोस्तों, हम दो अवयवों की तुलना तभी कर पाएंगे जब उनकी कोटियां आपस में बराबर हों, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या दोनों अवयवों में आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो जब दोनों की आपस में बराबर रहेंगी कोटियां, तभी तुलनात्मक संभव है, तभी तुलना वहां पे क्या है, संभव है। ये बात समझ में आ रही है? तो जितना कोटि ए का होगा
उतना ही कोटि बी का होगा। अगर ऐसा होता है तो आप समझिए उनके तुलनात्मक अवयव आपस में बराबर होंगे। उनके तुलनात्मक अवयव आपस में बराबर होंगे। यानी प्रथम अवयव की बात करोगे तो उधर का प्रथम अवयव, द्वितीय अवयव की बात करोगे उधर का द्वितीय अवयव। जैसे उदाहरण लेता हूं मैंने कहा छोटा सा उदाहरण लेता हूं x 5 3 y इक्वल टू -3 z w -5। अब मैंने कहा कि आप इसमें x y z w का मान ज्ञात करिए। x y z w का मान ज्ञात करिए। ठीक है, x y z w का मान ज्ञात करिए। ये है हमारा सवाल। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि दोनों के दोनों आव्यूह की कोटियां आपस में बराबर हों। यार तुलना हमेशा बराबर वालों में होती है, याद रखना ये बात। ठीक है ना, तो लोग समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, जब भी तुम तुलना करने जाते हो इन्हीं में दो सिस्टम का कहीं का भी, ठीक है, तो सबसे पहले तुम यही सोचते हो कि यार ये दोनों आपस में बराबर है ना। बराबर का मतलब क्या हुआ? बराबर का मतलब हर तरीके से बराबर होंगे तभी तुलना हो सकती है। अगर तुम ये सोचो कि मेरी तुलना धीरू भाई अंबानी से हो, ऐसे संभव थोड़ी है। इज अ बिजनेसमैन, इज अ बिगेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया, है ना। तो आप मुकेश अंबानी की तुलना मेरे से नहीं कर सकते ना भाई कि नहीं साहब वो ग्रेटेस्ट वाले सर है, उनकी तुलना हमने वहां पे कर दी। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो किसी की भी तुलना किसी से हैब्जर्व नहीं होती है जब तक उनका ऑर्डर यानी कोटि आपस में बराबर ना हो। यहाँ पे जो कोटि आ रही है वो 2 क्रॉस 2 की आ रही है। पहले ये देख लीजिए कि इधर भी 2 क्रॉस 2 है या नहीं है। यदि है तो तुलना संभव है। तुलना संभव है तो कैसे तुलना संभव है कि जिस ऑर्डर का अवयव रहेगा उसी ऑर्डर के अवयव से तुलना करेगा। यानी ये A11 है तो ये यहाँ पे भी जाके A11 यानी फर्स्ट एलिमेंट से तुलना करेगा। क्या होगा? यहाँ पे आएगा x का मान -3। ठीक, अब y बराबर इधर कितना दे रखा है -5। A22 है, इधर का भी A22 देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा y बराबर कितना -5। z बराबर यहाँ पे 5 बन रहा है। z बराबर 5 बन रहा है और w बराबर 3 बन रहा है। w बराबर 3 बन रहा है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि दोनों के दोनों आव्यूहों की कोटियां बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों के दोनों आव्यूहों की कोटियां बराबर हैं तो संगत अवयवों की तुलना होती है। तो संगत अवयवों की तुलना होती है। मैं एक सवाल और लेता हूं और उसके बाद फिर बात करता हूं। ठीक है, ये समझ में आया ये मैंने कैसे किया? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस तरीके से तुलना की जा रही है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ और उस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। जैसे उदाहरण x + y x - y u - b u + b 6 4 10 2। मैंने कहा x y u v का मान, यहाँ x y u v का मान ज्ञात करें। समझ में आ रहा है? सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई कठिन सवाल तो है नहीं। ठीक है, तो आराम से सबसे पहला काम क्या करना है? तुलना करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बता रखा है? सबसे पहले मैंने यही बता रखा है कि
आपस में उनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए, आपस में उनकी कोटियां बराबर होना चाहिए। यानी ये 2 क्रॉस 2 का होगा, ये भी 2 क्रॉस 2 का होगा। अगर कोटियां आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब अब हम तुलना कर सकते हैं, यानी यहाँ से हम तुलना कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 4। हल कर लीजिए, जोड़ेंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, y से y कट जाएगा तो x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 10। तो x बराबर कितना आ गया, 5। अब इस x का मान उठा के यहाँ रख दिया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 यहाँ हमने लिखा। समीकरण 1 में रखने पर और x बराबर 5 रखा तो 5 प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर 5 को पश्चांतरित किया, 6 में से 5 गया, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। x का मान आ गया 5 और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही u का भी हम लोग चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे u का, इधर जगह बनाता हूँ, इधर करता हूँ मैं आपके लिए। देखिए जरा क्या है, यहाँ पे u प्लस बी का मान 2 है, u माइनस बी का मान 10 है। तो हमने लिखना चालू किया u प्लस बी बराबर 2, इसको समीकरण 3 लिख लिया। u माइनस बी बराबर हमने 10 लिख लिया, इसको समीकरण में 4 लिख लिया। अब इसको हल करेंगे, जोड़ेंगे तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। u प्लस u 2u और 10 और 2 12, तो u बराबर 12/2 यानी कितना आ जाएगा, 6। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब इस 6 को उठा करके यहाँ पे रख दिया तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस b बराबर 2। तो b बराबर 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये -4। अतः उत्तर क्या उत्तर आया इसका, x बराबर कितना आया था, 5, x बराबर 5। दूसरा क्या आया, y बराबर 1 आया। तीसरा क्या आया, u बराबर कितना आ गया, u बराबर 6 आ गया। और b बराबर कितना आ गया, b बराबर -4। ठीक है, तो ये तरीका होगा आपके क्वेश्चंस को करने का। यानी जब जब तुलनात्मक चीजें आएंगी आप समझ जाइएगा कि पहले तो मुझे कोटि बनानी है, कोटि अगर बराबर हो तो ही तुलना हो सकती है, और कोटि अगर बराबर है तो संगत अवयवों को आपस में बराबर करना पड़ता है। तो संगत अवयवों को आपस में बराबर करना पड़ता है। मैं एक सवाल और लेता हूँ, अब उसके बाद में बात करता हूँ आपसे। ठीक है, जरा सा देखिए कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा। अगर ये बराबर है 2 और 1/2 के, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान, ये आसान सा क्वेश्चन है लिख रखा है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन लिख रखा है। या ठीक है, अगर ये मान लीजिए इस तरह का सवाल आता है, सबसे पहली बात कितनी पंक्तियां हैं, 2, कितने कॉलम है, 1, यानी ये 2 क्रॉस 1 का हो गया। ये भी 2 पंक्तियां, 1 स्तंभ है, 2 क्रॉस 1 का हो गया। क्योंकि तुलनात्मक क्वेश्चन था तो तुलना करने के लिए क्या होना चाहिए था, तुलना करने के लिए सबसे पहले इनकी कोटि आपस में बराबर होनी चाहिए थी। तो कोटि तो आपस में बराबर है।
अब जब कोटि आपस में बराबर है तो उसके आगे की बात भी करेंगे। क्या करेंगे उसके आगे की बात, जरा सा ध्यान दीजिए। हम पहुंचेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बराबर हमने लिख लिया तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये लिख लिया मैंने 1/2। अब मैंने उठाया और जोड़ दिया, ठीक है। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया ट्वाइस ऑफ द सेक थीटा 2 प्लस 1/2। लासापा ले लोगे तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा 5/2। तो लासापा आएगा 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। इस 2 को भी हमने नीचे कर लिया तो सेक थीटा बराबर आ जाएगा कितना भाई, ये आ जाएगा 5/4। ठीक। अब मुझे साइन का मान निकालना है। सेक आया है, मेरे पास 2 रास्ते हैं। मैं प्रथम त्रिकोणमिति पढ़ा चुका हूँ, तो चाहे तो आप प्रथम त्रिकोणमिति में मैंने बोला था कि ऑपरेटर चेंज करने के लिए त्रिभुज के नियम का या तो यूज कर सकते हैं या तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं। चलिए मैं आइडेंटिटी लगा लेता हूँ। सेक थीटा अगर 5/4 है तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा 4/5। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/5। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो साइन यानी दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का वर्ग, लासापा ले लीजिए तो 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बटे 5 का वर्ग, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 25। 25 में से 16 जाएगा कितना आएगा 9, 9/25, 9/25 ये आ गया। इसमें 3 ऐड करना है, अतः साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 9/25 प्लस 3, लासापा ले लीजिए 25, तो 9 प्लस 25 दिया 75, 75 और 9 कितना आ जाएगा 84, 84/25 ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है। और इन समझना बहुत आसान है कि जब भी आपका एक आव्यूह से दूसरे आव्यूह की तुलना होगी, सबसे पहला काम हम कोटि को देखेंगे। अगर कोटियां बराबर हैं तो हम संगत अवयव के पास पहुंच जाएंगे। संगत अवयव की आपस में तुलना करेंगे, हल करेंगे। अगर कोई अचर है तो उस अचर की वैल्यू निकालेंगे और उस अचर की वैल्यू से जो भी पूछ रखा है वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। यही आपका सवाल बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने बात कर दी। अब बीजगणित का दूसरा सेगमेंट देखेंगे और बीजगणित का दूसरा सेगमेंट है जोड़ का, यानी कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा और कैसे गुणा किया जाएगा। एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह में, इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। यानी जब भी आपको आव्यूह देगा, आव्यूह का सबसे पहले यानी एक आव्यूह से दूसरा आव्यूह जोड़ना है, एक आव्यूह का दूसरा आव्यूह घटाना है, एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह से गुणा करना है, आव्यूह का अचर से भी गुणा करना है और देखना। आव्यूहों का भाग नहीं हो सकता, कारण क्या है, इसका अरेंजमेंट मैंने बताया था ना, ये एक व्यवस्था है। व्यवस्था mn अवयवों को रखने की, m पंक्ति में और n स्तंभ में। तो जैसे पंक्ति और स्तंभ में जब हम अवयवों को रखते हैं तो वो सारे अवयव स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र अवयवों से स्ट्रक्चर तो बनता है, पर स्वतंत्र अवयव जो है डिवीजन में नहीं आ पाते हैं, भाग में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि भाग में यानी डिवीजन में रहने का उनका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्रमिक युग, क्रमिक युग में क्या होता है, वो 2 स्वतंत्र अवयवों का जो है वो सिस्टम होता है। तो जब स्वतंत्र अवयवों को हम लोग सोचते हैं भाग में, तो भाग में वहाँ बन नहीं पाता। ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। सम्मिश्र संख्या में कुछ ऐसा ही बनता है। ठीक है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम डिवीजन में लिख लें तो वहाँ पे उसका कुछ अवयव नहीं बन पाता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छी खासी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारा
क्वेश्चंस लगा रहे होंगे और बुक्स वगैरह पे एकदम कंसंट्रेट होंगे। ठीक, स्टिल ग्रेडेक्स एजुकेशन में अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होती है, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी टाइम आई रिपीट्स। हर एक बार मैं आपको ये चीज़ बोल के जाता हूँ कि आपको अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है, आप डेफिनेटली ग्रेडेक्स एजुकेशन पे बात कर सकते हैं, ग्रेडेक्स एजुकेशन पे आ सकते हैं, वहाँ पे आप अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगेन बीजगणित की बात करूँगा, वहाँ पे हम आपसे बहुत सारी और बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगेन ग्रेडेक्स एजुकेशन की तरफ से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।